नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं राकेश चंद्र काला, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्यखंड घर की याद पाठ 3 पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के मुख्य बिंदु हैं कवि का परिचय, कविता का सस्वर वाचन, कविता का भावार्थ और कविता आधारित अभ्यास के प्रश्न। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनावली की ये एक अंश है जिसमें बतलाया गया है कि हमको सोने से पहले कुछ लिखना है और कुछ पढ़ के सोना है और फिर जहां से हम जागे हैं उसी जगह से आगे बढ़कर हमको चलना है। आज के हिंदी शिक्षण में हम सर्वप्रथम भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन परिचय पर एक नजर डालेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 टिगरिया गांव में, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं। इन सम्मानों में जो प्रमुख सम्मान है वो हिंदी साहित्य अकादमी का सम्मान है, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान है, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार है और भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है पद्मश्री, उससे भी इनको अलंकृत किया जा चुका है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की मृत्यु सन 1985 में हुई। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। सरल और सहज भाषा में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं और यदि हम इनकी कविताओं को देखेंगे तो उसमें गांधीवाद की छाप दिखाई देती है। गांधीवाद से तात्पर्य यह है कि गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, सत्य हो, अहिंसा हो, अस्तेय हो, अस्पृश्यता हो, ब्रह्मचर्य हो, इन बातों पर जब हम लिखते हैं तो या उस पर सोचते हैं या उस पर कार्य करने की चेष्टा करते हैं तो वो गांधीवाद कहलाता है। वो गांधीवाद पर चलने के समान है। इन्हीं चीजों को लेकर के भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने हिंदी काव्य की रचना की है और इसके गांधी जी के जो संपूर्ण विचार हैं उनको उन्होंने अपने हिंदी खंडों में संपादन किया है और कविता में उसको स्थान दिया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे के लय से भी जुड़ता है। इस कविता की सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे से जुड़ने का मतलब क्या है? जिस प्रकार से बड़े आराम से, बड़े सरल और सहज भाव से गांधी जी का चरखा चलता है और उसमें बुनाई, कताई बुनाई होती है, उसी प्रकार से सहजता के साथ में भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता चलती रहती है, जिसका उदाहरण हम अभी आने वाली जो हम कविता पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है।
यदि हम इनकी कविता को देखेंगे तो हमको लगेगा जैसे हम एक साधारण सा गद्य लिखा गया है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं या उसका वाचन करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो वास्तव में एक अद्भुत कविता बनी हुई है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। सहज और लोक के अधिक करीब है, हमारे बहुत नज़दीक हो जाती है। जब हम उनकी कविता को पढ़ते हैं या उसका वाचन करते हैं या उस पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह बड़ी सरलता से हम सबके आस-पास रहती है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं, उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। उनकी कविता में ये लगते हैं जैसे आंगन का पौधा हो, साँझ हो, दूर दिखती हुई कोई नीली पहाड़ी हो। इन पर जब वो उनकी कविताओं के अंश हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे हमारे एक परिवार के सदस्य हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति एक आत्मीय स्वर मिलता है। उनकी कविताओं में वृद्धावस्था हो या मृत्यु के प्रति उनकी संवेदना हो, आत्मीयता हो, वो एक स्वर में दिखाई देते हैं। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं। प्रौढ़ प्रेम का मतलब होता है जीवन में जब हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो उस उम्र में जो प्रेम झलकता है उस पर भी उन्होंने कविताएं लिखी हुई हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सह जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। इन कविताओं में सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना उन्होंने कर रखी है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोभ भरपूर है। व्यंग्य और उन्होंने व्यंग्य और शोभ भरपूर है। उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो व्यंग्यात्मक हैं और उसमें दुख और व्याकुलता भी निहित है। ऐसी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। लेकिन इनमें इन कविताओं में जो व्यंग्य उन्होंने लिखे हैं उसमें प्रतिक्रिया होने की बजाय वे सृजनात्मक है, हमको सृजन करवाती हैं और बतलाती हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि गांधीवादी कवि हैं और गांधी के विचारधारा पर चलने वाले हैं, इसलिए उनकी कविताओं में अहिंसा और सहनशीलता को भी आपको देखने को मिलेगा। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। यहाँ पर जिस कविता का वाचन हम करेंगे और जिस कविता का भावार्थ हम जानेंगे वो घर की याद है। तो घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। जब कवि को जेल हो जाती है भवानी प्रसाद मिश्र जी को, तो घर से विस्थापन में अलग होना, घर से अलग होने की पीड़ा उनको सताती है। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं और जब उनको घर की याद आती है तो एक एक करके उनको अपने माँ, पिताजी, भाई, बहन सबकी याद आती है, घर की याद आती है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। घर की जो अवधारणा है जिसमें पूरा परिवार होता है, भाई बहनें, माँ जी, पिताजी, ये सब होते हैं, वो एक याद दिला देती है हमको ये कविता जिसका शीर्षक है घर की याद। अब हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी हुई जो कविता है घर की याद, उसका सस्वर वाचन करते हैं। इसमें आरोह अवरोह के साथ में हम देखते हैं और इसको मैंने जैसे बोला था कि गद्य जैसी दिखने वाली जो कविता है वो किस प्रकार से हमको आत्ममुग्ध कर देती है वो इस कविता में देखने को मिलेगा। तो आइए सर्वप्रथम हम कविता का सस्वर वाचन करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो।
और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहने, बुझा भाई प्यार बहने। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके। खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहिने, बुझा भाई प्यार बहिने। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा। आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। ये सजीले हरे सावन, ये कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इस बस से सब विरस है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। यह तुम्हारी लीक ही है। पांव जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना,
है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। ये सजीले हरे सावन, ये कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अभी हमने घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद जी द्वारा रचित है, उसका वाचन किया। और वाचन करने में आपने देखा कि शब्द या जो वाक्य हैं वो बड़े साधारण हैं, और वाक्यों को आप देखेंगे, आज पानी गिर रहा है, सीधा ऐसा लगता है जैसे गद्य लिखी हुई हो। लेकिन जब आप इसका वाचन करते हैं और जब आप ऐसी कविता को बड़े ध्यान से देखते हैं और उसका वाचन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, तो आपको लगता है कि ये कविता बड़ी आत्मिक हो जाती है और हम सबको आनंद में डुबो देती है। तो साधारण सी दिखने वाली कविता, गद्य रूप में दिखने वाली कविता किस प्रकार से हमको आनंदित करती है, ये आपने इसके वाचन में देखा। आइए अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। घर की याद जो कविता है, ये भवानी प्रसाद मिश्र ने तब लिखी थी जब 1942 में गांधी जी के साथ जुड़ने के बाद उनको अंग्रेजों द्वारा जेल में डाल दिया गया, और वे जेल में हैं। और जेल में बरसात के मौसम में जब बाहर खूब सारा पानी बह रहा है, तो उनको अपनी घर की याद आ जाती है। आपने देखा होगा कि चाहे वो फिल्मी गीत हो, चाहे कविताएं हो, या किसी भी प्रकार के जो लोकगीत हों, उनमें आपने देखा होगा कवियों ने, बहुत सारे कवियों ने, कालिदास से लेकर आधुनिक कवियों तक सबने सावन का, वर्षा ऋतु का बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया है। कवि कालिदास ने तो मेघदूत में मेघ को, बादलों को अपना दूत बनाया है, और उस जो दूत उन्होंने कविता में बनाया है, उस दूत के माध्यम से जो संदेश दिया है, वो चिर परिचित अंदाज में है और उसका कोई सानी नहीं है। इसी प्रकार से अज्ञे जी हो गए, आपके जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए। हिंदी में अनेक कवि हैं जिन्होंने वर्षा ऋतु पर कविताएं लिखी हुई हैं। और वर्षा ऋतु की एक खासियत है, क्योंकि वर्षा ऋतु में हम लोग ज़्यादातर घरों के अंदर कैद रहते हैं, इधर उधर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वर्षा ऋतु की दो मुख्य जो अ, लक्षण हैं या विशेषता है, वो इस प्रकार से है कि हम वर्षा ऋतु में दो चीजें होती हैं, या तो हम झूमते हैं या फिर याद में डूबते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे जो कि हमको झूमने को मजबूर करते हैं वर्षा ऋतु में, या हमको याद के लिए मजबूर करते हैं। बाहर बारिश होती है, अंदर यदि कोई मनुष्य है तो उसको अपने घर की याद आती है, अपने जो प्रियतम लोग होते हैं उनकी याद आती है, चाहे माँ हो, भाई हो, बहन हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, उसकी याद आती है। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र को अपनी घर की याद आ रही है, और किस प्रकार से जब वे जेल में बंद है, उनको याद आती है, और वे इस प्रकार की कविता लिखते हैं, उसकी रचना करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। आज पानी गिर रहा है। भवानी प्रसाद जी कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है। आज उन्हें लग रहा है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत वर्षा हो रही है, और बहुत पानी गिर रहा है। रात भर भी वर्षा हो रही थी, और यही कारण है कि उनका प्राण मन घिरता रहा है। उनका जो प्राण मन है, उनका जो मन है, वो घिर रहा है। उसमें यादों का संचार हो रहा है, उनको याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी, बाहर बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, इसके कारण घर नजर में तिर रहा है। यहाँ पर एक मुहावरा है, नजर में तिरना। नजर में तिरने का मतलब होता है घर नजर में तिर रहा है, घर नजर में तैर रहा है, दिख रहा है, घर उनकी नजरों में दिख रहा है। जैसे जैसे पानी बाहर ज्यादा गिर रहा है, उनको अपना घर अपनी नजरों के सामने दिख रहा है। घर की मुझसे दूर है, जो घर उनसे दूर है, क्योंकि वो जेल में बंद है, इसलिए घर उनसे बहुत दूर है। घर खुशी खुशी का पूर है, जो घर खुशी का पूर है, जो घर जो है खुशी का पूर, पूर का मतलब होता है भंडार। जो घर उनका खुशी का भंडार है, वो आज उनसे दूर है,
क्योंकि भवानी प्रसाद जी जेल में बंद हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, वो कह रहे हैं कि मेरी माँ, उनको अपनी माँ की याद आती है और कहते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बिना पढ़ी लिखी है, वह इसलिए ज़्यादा दुःख में होंगी। क्यों दुःख में होंगी? माँ की जिसको गोद में सिर रख लिया तो दुःख नहीं फिर। वो माँ ज़्यादा दुःख में होगी आज, और क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, और पढ़ी लिखी नहीं है, उसका क्या असर है वो आगे बतला रहे हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर, माँ ऐसी होती है कि यदि हम कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उसकी गोद में सिर रख कर के अपने दुखों का जो निवारण करते हैं और दुखों को समाप्त करते हैं, दुखों का अंत करते हैं, माँ की गोद में सर रख कर के। ऐसी माँ मेरी माँ भी है, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, वह मेरे दुख में बहुत परेशान होगी। माँ की जिसको स्नेह धारा, यहाँ पर एक शब्द है स्नेह की धारा, प्रेम रूपी धारा, माँ की जिसकी स्नेह धारा। माँ का प्रेम इस प्रकार से है, जिस जो जब धारा बहती है, तो वो धारा जो है स्नेह की धारा का यहाँ तक भी पसारा, वो स्नेह धारा यहाँ तक भी पसारा, पसारा का मतलब फैल रही है। माँ की जो प्रेम की धारा है, वो जेल तक भी आ रही है। उसको माँ की याद, उनको माँ की याद जेल तक भी आ रही है। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। फिर ऊपर लिखा गया है कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, मेरी माँ बिना पढ़ी है, इसलिए यदि पढ़ी होती तो उतना दुःख नहीं होता, क्योंकि वो लिख करके मुझे पत्र भेज देती, लेकिन उसको लिखना नहीं आता है, इसलिए उसका पत्र भी मैं नहीं पा सकता हूँ, वो पत्र भी मुझको नहीं लिख सकती है। तो अपने आप ही परेशान होगी और अपने आप ही सोच रही होगी कि मेरा जो है बेटा जो है वो जेल में है। घर के घर में 4 भाई, उनके घर में 4 भाई हैं, मायके में बहन आई, और उनको लगता है कि इस समय वर्षा ऋतु में उनकी बहन भी घर में आ रखी होगी। बहन आई बाप के घर, उनकी बहन अपने पिताजी के घर में आ रखी होगी। हाय रे परिताप के घर। लेकिन जब वो घर आई होगी, तो यहाँ पर शब्द है परिताप, परिताप का मतलब होता है दुःख। तो उनको, उनके सर में दुःख का पहाड़ पड़ गया होगा, क्योंकि जब उसने घर में आके देखा होगा कि उसका एक भाई घर में नहीं है, तो इसीलिए इसको प्रताप का घर कह रखा है कि परिताप का घर का मतलब दुखों का घर इसलिए हो गया होगा। यद्यपि लड़की मायके आई होगी, उनके पिताजी की जो बेटी है वो घर में आई होगी, उनकी बहन घर में आई होगी, लेकिन उसको दुःख हो रहा होगा कि उसका भाई घर में नहीं है। घर के घर में सब जुड़े हैं। बरसात के मौसम में सब के सब घर में जुड़े होंगे। सबकी इतने कब जुड़े हैं, और इस तरीके से जुड़े होंगे, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। इस तरीके से जुड़े होंगे कि 4 भाई और 4 बहनों की जो है वो प्यार में सब भुजाएँ एक साथ होंगी। लेकिन दुःख ये है कि उनका एक भाई वहाँ पर नहीं है। पिताजी जिनको बुढ़ापा, उनके पिताजी भी बूढ़े हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। व्यापा का मतलब होता है व्याप्त। उनके पिताजी यद्यपि बूढ़े हैं, अब उनको माँ के साथ-साथ, भाई-बहन के साथ-साथ उनको पिताजी की भी याद आ रही है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी यद्यपि उनके वृद्ध हैं, एक क्षण भी नहीं व्यापा। लेकिन उनको एक क्षण भी ऐसा नहीं लगता है कि उन पर बुढ़ापा व्याप्त हो या बुढ़ापा फैला हुआ हो, जो अभी भी दौड़ जाएँ। क्योंकि वे अभी भी दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और अभी भी खिलखिलाएँ, और खिलखिलाने के लिए, हँसने, कूदने, खेलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि उनके पिताजी बूढ़े होंगे। मौत के आगे न हिचके। उनके पिताजी बड़े साहसी हैं, वो मौत से भी नहीं डरते हैं। हिचके, हिचके का मतलब डरना। और शेर के आगे न बिचके, और सिंह के सामने भी वो बेचैन नहीं होते। हिचकी का मतलब होता है पीछे हटना। यदि उनके सामने शेर भी आ जाए तो वो पीछे नहीं हटते हैं। इतने साहसी हैं, मौत से नहीं डरते हैं। बोल में बादल गरजता, बोल में बादल गरजता। उनके बोलने में लगता है कि बादल की गर्जन हो। जैसे बादल जब गरजता है तो बड़ी गड़गड़ाहट होती है, उसी प्रकार से उनके बोल भी हैं। बोल में भारीपन है और लगता है कि बादल गरज रहे हों। काम में झंझाल लहर लरजता, काम में झंझा लरजता, और उनके काम में झंझा, झंझा का मतलब होता है आंधी तूफान, लरजता, लहराना, चलना। और ऐसा लगता है कि उनके काम में आंधी तूफान आ रही हो। जब वो काम करते हैं तो इतनी तेजी से करते हैं जैसे अ, आंधी और तूफान चल रहा हो। तो उनमें आज भी बहुत, झंझा लरजने का मतलब होता है कि आज भी उनमें बहुत ज्यादा फुर्ती है, वो बहुत ज्यादा फुर्तीले हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, आज भी उनके पिताजी गीता का पाठ निरंतर करते हैं, और
हर रोज कम से कम 260 दंड लगाते हैं, खूब मुगदर हिला लेकर। मुगदर आपने देखा होगा, मुगदर का मतलब होता है एक प्रकार का ये जो जिम जाते हैं जो लोग, उनको पता होगा कि एक प्रकार का, हमको इसको अंग्रेजी में डंबल्स भी बोलते हैं, तो उसको हिला लेते हैं, खूब मुगदर हिला लेकर। ऐसे जो यंत्र है, ऐसा जो उपकरण है, उसको उठाते हैं, मूठ उनकी मिला लेकर, और उठा करके उनकी मूठ, मूठ का मतलब जिसको पकड़ते हैं, बीच वाला स्थान जो होता है उसको मूठ कहते हैं। मुगदर का बीच वाला स्थान जहाँ पर हाथों से पकड़ते हैं उसको मूठ कहते हैं, उसको उठा करके और आपस में मिलाते हैं। इस प्रकार की जो अभ्यास होता है, या जिसको अंग्रेजी में हम एक्सरसाइज कहते हैं, वो हम लोग करते हैं। जिम में ज़्यादातर हम लोग करते हैं, या पहले पुराने ज़माने के लोग ऐसे घर में बनाते थे और उससे क्या करते थे, अपनी अभ्यास करते थे। जबकि नीचे आए होंगे और इस प्रकार से जब वो दंड बैठक करके और मुग्दर को हिला करके और उसके बाद नीचे आए होंगे, तो नैन जल से नीचे अपने बच्चों के पास आए होंगे, तो नैन जल से छाए होंगे। नैन, नैन का मतलब होता है आंसू। आंसू, नैन सॉरी, नैन का मतलब होता है आँख, आँखों से जल उनके छाए होंगे, उनके आँखों से पानी निकल गया होगा, अश्रु निकल गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और फिर वो कहते हैं कि हाय, बड़ा दुःख उनको होता है कि बाहर पानी गिर रहा है और घर नज़र में तिर रहा है। घर नज़र में तिरने का मतलब होता है कि उनको घर की जो याद है उनको आ रही है, उनके घर उनकी आँखों के सामने आ रहा है, उनको घर की याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। वो 4 भाई हैं और 4 बहिनें हैं, और इन जो 4 भाई हैं उनके और जो 4 बहिनें उनकी हैं, वो ऐसा लगता है कि ये एक-दूसरे की भुजाएँ हैं, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। जब वो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे तो उनकी नज़र ऐसी हम पर पड़ रही होगी और सोच रहे होंगे कि एक भाई उनके साथ नहीं है। पिताजी जिनको बुढ़ापा, उनके पिताजी जिनको, जो यद्यपि तो हैं तो बूढ़े, लेकिन एक क्षण भी नहीं व्यापा। एक क्षण भी ऐसा नहीं लगता है उनके पिताजी को देख कर के कि वे कहीं बूढ़े हैं। रो पड़े होंगे बराबर पाँचवाँ का नाम लेकर। उस समय उनके एक क्षण के लिए ऐसा लग रहा होगा कि 5वें के नाम को लेकर के वे सब रो पड़े होंगे। जब उनको अपने बेटे की याद आ रही होंगी या उनके भाई-बहन जब साथ होंगे तो वे उनके लिए रो रहे होंगे कि उनका एक भाई साथ में नहीं है। 5वाँ हूँ मैं अभागा। कवि कह रहे हैं कि मैं 5वाँ अभागा हूँ, मैं 5वाँ बंदा जो हूँ अभागा हूँ। और अभागा, अभागा का मतलब जो भाग्यहीन है, जिसका इस समय भाग्य साथ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वे जेल में बंद हैं, इसलिए वे बहुत अभागे हैं। जिसे सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा एक मुहावरा है। तो मुहावरेदार अ, भाषा भी आप कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा होने का मतलब होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को श्रेष्ठ समझना। एक वस्तु से दूसरे, सोने से भी श्रेष्ठ दूसरी वस्तु, सोने पर सुहागा होने का मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से, या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, या एक चीज़ को दूसरे चीज़ से श्रेष्ठ समझना, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। उनके पिताजी कह रहे होंगे कि मेरा जो बच्चा था, जो बढ़कर बच्चा है, अन्य से बढ़कर, अन्य से अच्छा है, प्यार में बहते रहे। क्योंकि वे, उसके पिताजी उसके प्यार में बहते रहते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसको सोने पे सुहागा कहते हैं कि ये सबसे अच्छा लड़का मेरा है। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। जब पिताजी ने ये कहा होगा तो उन्होंने कितना दुःख सहा होगा और उनको कितना दुःख हो रहा होगा, लेकिन वो उसको सह रहे होंगे। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। और साथ-साथ में ये कह रहे होंगे, जब दुःख सह रहे होंगे, तो ये कह रहे होंगे कि मैं रोता कहाँ हूँ? मैं रो नहीं रहा हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ? और धीर का मतलब होता है धीरज, और मैं धीरज कहाँ खो, अपने बच्चों को और माँ को कह रहे होंगे कि मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं धीरज कहाँ खो रहा हूँ, लेकिन अंदर से पिताजी ज़रूर परेशान होंगे, अंदर से उनको दुःख हो रहा होगा और वे उस दुःख को सह रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हिट। आज जो उनकी और बेटे हैं, जो घर में हैं, जो कि सोने जैसे बेटे हैं, स्वर्ण बेटे, स्वर्ण सोने जैसे बेटे, मतलब बहुत सुंदर। उनके सभी भाई-बहन बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन लगे होंगे उन्हें हेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे शब्द का होता है
गौणहीन, लेकिन वे उनको आज गौण लग रहे होंगे, क्योंकि जो जिस बच्चे को कहते हैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, मैंने कहा था सोने पे सुहागा होना मतलब अलग होना, उससे भी बेहतर होना, क्योंकि मैं उन भाइयों में भी बेहतर हूँ। किसकी नज़र में? उनके पिताजी की नज़र में। उनके पिताजी की नज़र में भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं उनसे भी बेहतर हैं, उन भाइयों से भी बेहतर है, बंधा बैठा हूँ अभागा। लेकिन उस बेहतर का क्या करना? भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि मैं तो अभागा हूँ, जो मैं यहाँ पर जेल में बंधा बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा, दुःख कितना बहा होगा। माँ भी कुछ कह रही होगी और न जाने क्या-क्या कह रही होगी और कितने दुःख सह रही होगी, और उसके बाद क्योंकि माँ है तो दुःख सह रही होगी तो कितना बहा होगा, उसका दुःख आँसुओं में कितना बह रहा होगा और कितना वो बोल रही होगी, रो रही होगी कि उसका बेटा जेल में बंद है। तो और माँ ने कहा होगा और माँ कह रही होगी और दुःख में न जाने क्या-क्या बोल रही होगी, आँख में किस लिए पानी। और जब माँ रो रही होगी तो उनके पिताजी माँ को कह रहे होंगे कि तेरे आँख में किस लिए पानी है? तू क्यों रो रही है? वहाँ अच्छा है भवानी, कि मेरा हे भवानी, मेरा बच्चा जो है वो जेल में वहाँ अच्छा है, इसलिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पर ठीक-ठाक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तुम परेशान मत हो। ऐसा कहने का आशय यहाँ पर कवि का है। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे सुंदर सजीले सुंदर हरे सावन। यहाँ पर कवि अब सावन के महीने के या सावन के ऋतु को यहाँ पर दूत बना रहा है। मैंने कहा था जैसे मेघदूत में कालिदास ने मेघ को दूत बनाया, काका हाथरसी जी ने कौवे को दूत बनाया काकदूत में, और ऐसे ही बहुत सारी कविताओं में विभिन्न कवियों ने अलग-अलग दूत बनाए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सजीले सावन को, हरे सावन को दूत बना करके अब कवि अपनी बात को सावन के माध्यम से अपने घर वालों से कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन। आप पुण्यात्मा हो, आप पवित्र आत्मा हो, हे सुंदर सावन, हे सजीले सावन, जो कि आप मेरे पुण्यात्मा हो और पवित्र आत्मा हो, तुम बरस लो वे न बरसो। लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि यद्यपि तुम बहुत बरस रहे हो, तुम बहुत धरती को भिगा रहे हो, लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि तुम बरस लो। तुम तो बहुत ज़्यादा बारिश कर लो, बहुत ज़्यादा वर्षा कर लो, लेकिन वे ना बरसे, वे ना बरसे। बरस और बरसे, बरसे का मतलब होता है रोना, रोना। यहाँ पर बरसे का मतलब होता है रोना। तुम यद्यपि बहुत सारा पानी डाल रहे हो इस धरा पर, लेकिन मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम ये खुद बरस लो, लेकिन मेरे माता-पिता तुमको देख कर के उनके आँखों से पानी नहीं निकलना चाहिए और पाँचवें को वे न तरसें। और जो मैं पाँचवाँ यहाँ जेल में बंद हूँ, उसके लिए वे न तरसें, उसकी याद उनको ना आए। ऐसा आपको करना है, इस तरीके से आपको बरसना है कि आपको इस तरीके से बरसना है कि मेरे माता-पिता को मेरी याद ना आए। मैंने आपको बताया भी था कि वर्षा ऋतु में ये तो मन झूमता है या मन याद में याद की गहराइयों में चले जाता है या उसको याद आती है, मन याद में डूब जाता है। तो वो कह रहा है कि इस तरीके से बरसना कि घर में इस वर्षा ऋतु में कहीं मेरे माँ-बाप को भी मेरी याद ना आ जाए, वो रो ना पड़े और वे मेरे लिए तरसे ना। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही। अब जाकर के हे सजीले हरे सावन, अब जाकर के तुम उनसे कहना कि मैं मज़े में हूँ सही है, मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, बस ये है कि मैं घर पर नहीं हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है। लेकिन इतना केवल, बस का मतलब यहाँ पे केवल, केवल ये है कि मैं घर पे नहीं हूँ, अन्यथा मैं यहाँ जेल में बहुत प्रसन्नचित्त हूँ। किंतु यह बस बड़ा बस है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा शब्दों का चमत्कार, जिसको कहते हैं अलंकार। जब कविता में कवि शब्दों को इस प्रकार से उसका प्रयोग करता है कि वो चमत्कार उत्पन्न करता है, तो उसको कहते हैं शब्दालंकार। तो यहाँ पर शब्दालंकार है और शब्दालंकार में भी शब्द यहाँ पर आया हुआ है, किंतु यह बस बड़ा बस है। ये परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा आता है और इसको आपको ध्यान से देखना है कि किंतु यह बस बड़ा बस है। बस का मतलब यहाँ पर है, 2 शब्द हैं, एक बस का मतलब होता है केवल, केवल, केवल या जिसको कहते हैं मात्र, केवल या मात्र।
किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन जो ये केवल जो मैं कह रहा हूँ कि घर में नहीं हूँ, केवल इतना ही, यही बड़ा बस। बस का मतलब होता है दूसरा नियंत्रण, अपने आप को बस में करना। और ये बस जो है, ये इसका जो शुद्ध है वह है वश, अपने वश में करना, अपने पर नियंत्रण करना। हम कहते हैं अपने को नियंत्रण में करना। किंतु यह बस बड़ा बस है। जो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घर नहीं हूँ, बस यही है, केवल यही है कि मैं घर में नहीं हूँ, बाकी मजे में हूँ। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ केवल कहने की मात्र कहने की बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें नियंत्रण होना बहुत बड़ी बात है, और इसमें नियंत्रण नहीं है। इसमें मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। किंतु यह बस बड़ा बस है। ऐसे में अपने आप को संभालना ही सबसे बड़ा बस होता है, सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। इस बस में सब रस है। और जो ये नियंत्रण मैंने अपने आप में कर रखा है, नियंत्रण करना, काबू में करना, और जेल में रह करके अपने को जो मैंने काबू कर रखा है, यही सब विरस है। विरस मीन्स रसहीन। और यही काबू मुझको रसहीन बनाता है, और मैं रसहीन हो चुका हूँ, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। ये तो है। लेकिन तुम ये कहना कि बस इतना है कि मैं यहाँ पर सिर्फ घर में नहीं हूँ, लेकिन मैं मजे में हूँ। आप जाकर के सावन को कह रहे हैं कि आप जाकर के ये कहना कि मैं यहाँ पर अपने आप को संभाले हुए हूँ, अपने आप को वश में किए हूँ, नियंत्रण में हूँ। केवल इतना है कि मैं घर पर नहीं हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि बस, 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 बस 4 बार बस आ रखा है। और इसमें बस का जो अर्थ है वह केवल है, मात्र है, या स्वयं पर नियंत्रण करना है, स्वयं पर काबू करना है, स्वयं को वश में रखना है। तो शब्द के जब कोई शब्द कविता में 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उसका अर्थ अलग-अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से कवि ने इस अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक है। तुम्हारा मन को समझ करके, अपनापन को समझ करके, और सब कुछ समझ करके जेल गया है, तो ये ठीक है। और यह तुम्हारी लीक है। और इसमें तुम यदि लीक का मतलब होता है परंपरा, ये परंपरा है, और यदि इसमें तुम दुख हो रही होगी, तो ये परंपरा है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाँव जो पीछे हटाता, यदि, और कह रहे होंगे कि यदि मेरा पुत्र अपने पाँव को पीछे हटाता या जेल में नहीं जाता, तो कोख को मेरी ले जाता। तो ऐसा लगता है कि वह माँ की कोख को लजाता, ऐसी उसकी माँ से कह रहे होंगे। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इस प्रकार से रो रो करके कच्चे मत बनो, नहीं तो और मेरे बच्चे भी रो पड़ेंगे। क्योंकि परिवार में जब माँ रोती है या कोई भी रोता है, तो उसके साथ साथ फिर सभी को रोना आ जाता है। इसलिए पिताजी समझा रहे होंगे कि तुम मन से कच्चे मत हो, और रो मत। और नहीं तो अन्य बच्चे भी रोने लग जाएंगे। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सावन को कह रहे हैं कि किंतु उनसे यह न कहना कि तुम मेरे पिताजी से ये मत कहना, उन्हें देते धीर रहना। उनको धीर, धीर का मतलब होता है धीरज, उनको धीरज देते रहना, उनको मेरी वास्तविकता, किंतु उनसे यह न कहना। यह न कहने का मतलब है कि उनको मेरी वास्तविकता मत बताना कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। बस ये कहना कि मैं ठीक हूँ। उनको यह कह कर के धीरज देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ। उनको ये कहना कि मैं जेल में लिखने का काम कर रहा हूँ, और कहना पढ़ रहा हूँ, और पढ़ने का काम भी कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई जेल में बंद रहता है, तो जो व्यक्ति जिस चीज़ में उसको महारत हासिल होती है, वो काम वहाँ पर करने को देते हैं। जो किसानी का काम करता है, उसको खेती-बाड़ी का काम देते हैं। जो कातने का काम करता है, उसको कातने का काम देते हैं। जो पढ़ने का काम करता है, उसको पढ़ने का काम देते हैं। जो पढ़ाने का काम करता है, उसको पढ़ाने का काम करते हैं। बागवानी का काम करता है, उसको बागवानी का काम देते हैं। तो इस प्रकार से वो कह रहा है कि उनको कहना कि मुझे लिखने-पढ़ने का शौक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये सावन तुम यहाँ से जाकर के कहना, और मेरे माता-पिता को मेरा संदेश देना कि मैं यहाँ पर लिख पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना। और ये भी कहना कि मैं काम करता रहता हूँ, नाम करता हूँ कि कहना। और ये कहना कि मैं जेल में रह कर के भी अपने माँ-पिताजी का नाम रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ सो कहना। और उनसे कहना कि
चाहते हैं लोग कहना, मत करो गुस्सो कहना, कि आप उनसे ये कहना कि कोई किसी भी प्रकार का दुःख आप मत करो, ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वो सावन के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं अपने माता-पिता जी को। और कहना मस्त हूँ मैं। और हे सावन, तुमसे मेरी ये विनती है कि ये कहना कि मैं मस्त हूँ, मैं जेल में मस्त हूँ, कातने में व्यस्त हूँ। कातने का काम भी करता हूँ, मैं गांधी जी की तरह यहाँ पर चरखा भी चलाता हूँ और कातता भी हूँ। वजन 70 सेर मेरा। और थोड़ा इतना भी कह देना कि मेरा जो वजन है वो 70 सेर है। 70 सेर का मतलब होता है 70 किलो के आसपास। 1 किलो से थोड़ा सा कम होता है सेर। पुराने जमाने में चलते थे ये प्रणाली चलती थी सेर वाली। कहते भी हैं कि तुम सेर मैं सवा सेर, तो 1 किलो से थोड़ा नीचे होता है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि 1 किलो के बराबर। मेरा जो वज़न है वो 70 सेर, 1 किलो के बराबर 1 सेर, तो 70 सेर, 70 किलो मेरा वज़न हो गया है और भोजन ढेर मेरा। और मैं भोजन भी बहुत भोजन करता रहता हूँ, खाना खूब खाता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ। मैं कूदता भी हूँ, खेलता भी हूँ और सारे दुखों को डट करके झेलता हूँ। डट डट करके उन दुखों का सामना करता हूँ और कहना मस्त हूँ मैं। इतना भी कह देना कि मैं जेल में मस्त हूँ, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। और ये मत कहना कि मैं अस्त हूँ मतलब समाप्त हो चुका हूँ। ये मत कहना, मैं ये इस बात को मत कहना, मेरी तरफ से कुछ गलत बातें मत कह देना कि मैं अस्त हो गया हूँ या मैं बहुत दुखी हूँ, ये नहीं कहना है। हाय रे! ऐसा न कहना, कभी ऐसा मत कह देना कि मैं बहुत दुखी हूँ, है कि जो वैसा न कहना। और जो तुमको दिखाई दे रहा है कि मैं कितना दुखी हूँ जेल में, ऐसा मत कह देना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। और कहीं जाकर के ये न कह देना कि मैं रात भर जागता हूँ और आदमी से बात तक नहीं करता हूँ, उनसे दूर भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं। ये भी मत कह देना कि मैं बहुत मौन रहता हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। और ये भी मत कह देना कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं अब कौन हूँ, क्योंकि जेल में प्रताड़नाएँ बहुत हैं, इसलिए कभी-कभी लगता है कि मैं कौन हूँ, ये मत कह देना। देख ना कुछ बक न देना। कोशिश करना कि कोई ऐसी बात बक न देना। बक देने का मतलब होता है गलत सलत मत बोल देना। ये भी मुहावरा मुहावरा है, बक न देना। कोशिश करना कि कुछ ऐसा मत बोल देना जो कि उनको गलत लगे या उनको दुःख प्रदान करे, उन्हें कोई शक न देना। और मेरी बातों को इस तरीके से रखना कि उनको कोई शक ना हो, उनको लगे कि मैं जेल में बहुत अच्छे तरीके से हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। हे सजीले, हे सुंदर और हरे सावन, तुम मेरी पुण्यात्मा हो, पवित्र आत्मा हो, तुम बरस लो वे न बरसे। तुम बरस लेना, लेकिन कोशिश करना कि वे न रोएं, मेरे माता-पिता, भाई-बहन न रोएं और मुझ पाँचवें को लिए वो न तरसें, मेरी याद उनको ना आए। तो ये संक्षिप्त भावार्थ था, जो मैंने आपको इस कविता के माध्यम से बताया था। कविता जो है तुकांत है, कविता लय ताल युक्त है, आरोह अवरोह के साथ पढ़ी जा सकती है और कविता में रस, छंद और अलंकारों का बड़ा अच्छा प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद है और आपने देखे कि यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है और अ, अनुप्रास अलंकार है। इन अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको आप इसका वाचन करेंगे तो आपको एक आत्मिक शांति भी इससे मिलेगी। अब देखते हैं हम पाठ आधारित अभ्यास के प्रश्न। कविता के साथ में जो अभ्यास के प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है कि पानी की रात भर गिरने और प्राण मन घिरने में परस्पर क्या संबंध है? पानी के रात भर गिरने और प्राण भर घिरने में परस्पर क्या संबंध है? रात भर, जैसे रात भर पानी गिर रहा है, उसी प्रकार से जब कवि को घर की याद आ रही है, तो उनका जो प्राण मन है, उनका मन है, वो दुखी हो जाता है और दुखी होने के साथ-साथ जैसे बाहर पानी बरसता है, वैसे ही उनकी आँखों से भी अश्रुधारा निकलने लगती है, आँसुओं की धारा निकलने लगती है। तो दोनों में एक संबंध है कि बाहर पानी बह रहा है और अंदर जो है कवि के मन से जब दुःख उत्पन्न होता है, तो उनके आँखों से अश्रु बह रहे हैं। दूसरा है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? जब जो घर बहन आई है, उसको दुःख का घर क्यों कहा गया है? क्योंकि जब उसकी बहन घर में आई होगी, अपने मायके आई होगी, उसने घर में आके देखा होगा कि उसका एक भाई जेल में है, तो वह उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया होगा, तो इसलिए मायके आई बहन के लिए वो प्रताप का घर कहा गया है। अगला है,
पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है, मतलब कौन सी विशेषताएं इस कविता में बताई गई हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि पिताजी यद्यपि उनके बूढ़े हैं, उनके ऊपर बुढ़ापा छा रखा है, लेकिन ये बुढ़ापा दिखने में नहीं दिखाई देता है। वे रोज 160 दंड लगाते हैं, रोज जो है वो दर को हिलाते हैं और उसकी मूठ को मिलाते हैं, दौड़ते हैं, शेर के आगे कभी विचलित नहीं होते हैं और हमेशा हमेशा जो है वो साहसी हैं, भयभीत नहीं होते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बतलाइए। ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया था कि बस जो यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर यमक अलंकार है और एक बस का अर्थ है केवल या मात्र और दूसरे बस का अर्थ है अपने पे नियंत्रण करना या स्वयं को काबू में रखना या स्वयं को अपने वश में रखना। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि ने अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। कवि क्या छिपाना चाह रहे हैं? वास्तव में यदि आप अंतिम 12 पंक्तियों को देखेंगे तो कवि अपने मनोभावों को बता रहा है कि वह मौन है, वह कुछ कर नहीं सकता है। वो कभी-कभी सोचता है कि मैं बड़े दुःख में हूँ, उसको घर की याद आ रही है, लेकिन इन सब को छिपाना चाह रहा है, इस मन स्थिति को छिपाना चाह रहा है और सावन के माध्यम से कहना चाह रहा है कि ये बातें आप मेरे परिजनों को मत बताइएगा, सिर्फ़ ये बताएगा कि मैं यहाँ पर मज़े से हूँ। तो ये मन स्थिति आप लिख सकते हैं कि क्या-क्या उसकी मन स्थिति जो है वो कवि की है जब वो जेल में बंद है। इसका भी इस अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं। आइए आज हमने घर की याद कविता में जो कुछ सीखा, उसका मूल्यांकन करते हैं। घर नज़र में तिर रहा है से कवि का क्या आशय है? घर नज़र में तिर रहा है से कवि का आशय है कि कवि को घर की याद आ रही है और उसके सामने घर का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। कवि घर में अपना संदेश भेजने के लिए अपना दूत किसे बनाता है और क्यों? ये दूसरा प्रश्न है कि कवि अपने घर में संदेश भेजने के लिए किसको दूत बनाता है? तो इसका उत्तर है कि हम देखते हैं कि कवि कविता में सावन को अपना दूत बनाता है और वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसके सामने बाहर बारिश हो रही है और उसके पास सिर्फ एक ही माध्यम है कि वह सावन के माध्यम से अपनी बात को अपने घर तक पहुंचा सके। अगला है कि कवि किस विचारधारा से प्रभावित है? कवि की कविताओं में जो विचारधारा है वो गांधीवाद की विचारधारा है और गांधीवाद की विचारधारा सत्य पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है, अस्तेय पर आधारित है, अस्पृश्यता पे आधारित है और ब्रह्मचर्य पर आधारित है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कवि की जो विचारधारा है वो गांधीवादी विचारधारा है। आज हमने जिन जिन विषयों पर चर्चा की उनमें हमने सबसे पहले कवि भवानी प्रसाद जी का जीवन परिचय देखा, उस पर चर्चा की, उसको पढ़ा। उसके बाद हमने कविता का सस्वर वाचन किया। उसके बाद हमने कविता का जो भावार्थ है उस पर चर्चा की और अंत में हमने जो है कविता के पर जो आधारित प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा की। आइए अब हम आपको गृह कार्य देते हैं। घर से अलग होकर आपको जब घर की याद आती है तो आप उसको जिस रूप में देखते हैं उस पर अपने शब्दों में एक कविता लिखने का प्रयास कीजिए। आशा है आज हमने जिन जिन विषयों पर चर्चा की वे आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।